गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, प्रोफेसर एग्रोनॉमी लेग्यूम सेक्शन यानी कि दलहन विभाग में मैं हूँ और आज क्लास लेने जा रहा हूँ। ये मैं बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ पल्सेस, यानी कि दलहनी फसलें जो हैं खरीफ में उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उत्पादन की जो तकनीकी है वो क्या है, इसके बारे में आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी छात्र जो हमारे आज आए हुए हैं, इसमें से बहुत सारे लोग चूँकि इंग्लिश को समझने में उनको दिक्कत होती है, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये बताऊंगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे आपको अच्छी प्रकार से समझ में आवे और भविष्य में आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे, भविष्य में जहाँ आपकी उपयोगिता होगी, घर में हो, नौकरी में हो, किसी को अपना ज्ञान देने में हो आगे, तो सब तरह से आपको अच्छी तरह से काम आ जाए। तो पहले हम इसको डिटेल में आपको बताते चलेंगे इसके बारे में कि क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पल्सेस के बारे में स्पेशली क्या है, यानी कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पल्सेस। ये आज आपका जो है टॉपिक है इसका। तो ये जो कोर्स है इसका नाम मैंने बताया, ये कोड है इसका AGR 211 और इसका नाम है कोर्स का क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ पल्सेस। इस विषय के अंतर्गत आज का जो आपका टॉपिक है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पल्सेस। ऑल ऑफ यू नो एंड अवेयर दैट pulses crop are the most important food crops after cereals referred to grain legumes। आप इसको समझते रहें, फिर मैं अभी हिंदी में भी आपको समझा दूंगा। They are rich source of protein containing about 20 to 30% of nitrogen। In India, pulses form is an integral part of diet as a source of protein and also rich in calcium and phosphorus. The most important thing is it is second major source of dietary protein, 27% after cereals, which gives us approximately 55% of protein. The share of animal protein is low as only 18%. Food legumes are commonly known as poor man's meat. Here with a serious and note down that the share of animal protein is only 18%. Okay. Food legumes are commonly known as poor man's meat because of their high protein content, low price, and its widespread access to the poor. Pulses can fix atmospheric nitrogen as their deep penetrating root system enable the plants to utilize limited available moisture and with more efficiency। आप सभी इसको अच्छे से समझते जाएं कि इसको पुअर मैंस मीट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे शरीर की आवश्यकता का प्रोटीन की मात्रा है अधिकतम पाई जाती है। हमारे खाने में खाद्यान्न यानी कि सीरियल्स भी शामिल होते हैं, दालें भी शामिल होती हैं, सब्जियां भी होती हैं और मांसाहारी लोगों के खाने में मीट भी शामिल होता है। तो जो हमारे जो भोजन का प्रोटीन की मात्रा है, यदि हम दाल रोटी सामान्य रूप से शाकाहारी भोजन करते हैं, तो इसका एक आंकड़न है कि अनुमानतः हमारे शरीर की 27% जो प्रोटीन की प्रतिपूर्ति है वो दालों द्वारा की जाती है। और जो सीरियल्स हैं यानी कि खाद्यान्न है, जैसे रोटी है, चावल है या अन्य और कोई चीज़ खाते हैं, उससे लगभग 55%। और जो जानवरों द्वारा मिला हुआ प्रोटीन है वो दूध के रूप में भी हो सकता है, मीट के रूप में भी हो सकता है, अंडे के रूप में हो सकता है, वो हमारे लिए सिर्फ 18%
उपलब्ध होता है। इसलिए जो दालों को है, जो फूड लेग्यूम्स हैं, इनको साधारण रूप में पुअर मैंस मीट यानी कि गरीब आदमी के लिए जो मांस है, प्रोटीन के सेंस में इनको कहा जाता है। और दलहनी फसलों की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये फसलें वातावरण से कम नमी होने के बावजूद भी, जैसा कि आप देख रहे हैं पानी की कमी दिनों दिन होती जा रही है, सभी को पता है, बरसात अनियमित हो गई है, बरसात अपने समय से शिफ्ट हो गई है, ज़मीन में भूदोहन जो है जल अधिक करने के कारण हमें भू से जो है जल दोहन बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किया है, तो इससे ज़मीन का भी वाटर टेबल दिनों दिन गिरता जा रहा है। इस प्रकार जो है जो पानी की कमी है, उस कमी की अवस्था में भी दलहनी फसलें सफलतापूर्वक उगती हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मनुष्य को तो प्रोटीन देती है दालों के रूप में, इसके अलावा हमारी ज़मीन को भी नाइट्रोजन देती है, क्योंकि दलहनी फसलों की जो जड़ की संरचना है वो है मूसला जड़ है। ये जड़ें गहराई तक जाती हैं और दलहनी फसलों की जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं, उससे इनके अंदर वातावरण की नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता आ जाती है, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा होती है। ये जड़ की गांठों में रहती है। आप जानते हैं कोई भी मुफ्त में काम नहीं करता, इसी प्रकार ये राइजोबियम बैक्टीरिया भी है, किसी भी प्रकार मुफ्त में काम नहीं करते हैं। ये दलहनी फसलों की जड़ों में रहने के लिए उनको घर मिल जाता है और जड़ों से ही वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वहीं से अपनी आवश्यकता अनुसार जल प्राप्त करते हैं। इस रहने और खाने के बदले में वो वातावरण से जो नाइट्रोजन, वातावरण में वायुमंडल में जो तमाम प्रकार की गैसें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अगर कोई भी तत्व है तो वो है नाइट्रोजन। लगभग 79.4%, 79% लगभग जो है नाइट्रोजन हवा में पाई जाती है। हम वातावरण से जब श्वसन क्रिया करते हैं, सांस अंदर को लेते हैं, तो वायुमंडल के सभी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, लेकिन हमारे फेफड़ों को भगवान ने सिर्फ एक क्षमता दे रखी है कि वो वातावरण में उपलब्ध जो है ऑक्सीजन जो है, उन गैसों के मिश्रण से ऑक्सीजन हमारे फेफड़े सोख लेते हैं, जिससे कि हमें ऊर्जा का संचार मिलता है, हमारे अंदर तमाम योगिक क्रियाएं होती हैं और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है, तो हम श्वसन जो है निःश्वसन द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। परंतु जो 79% वायुमंडल के जो गैसों का मिश्रण है, उसमें जो नाइट्रोजन है वो हमारे फेफड़े बिल्कुल सोख नहीं पाते। इसको अवशोषित करने के लिए भगवान ने एक गुण राइजोबियम को दे दिया। यह बैक्टीरिया दलहनी फसलों में, हर दलहनी फसल में अलग प्रकार की जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। हर बैक्टीरिया, हर राइजोबियम हर दलहनी फसल में नहीं होता है। फसल के हिसाब से अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं बैक्टीरिया की, वो राइजोबियम की पाई जाती हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो वातावरण में वायुमंडल के वायु मिश्रण में जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके जमीन में फिक्स करने की क्षमता रखता है, जिससे कि हमारी फसलों को निरंतर अंकुरण के बाद जब लगभग 20 से 21 दिन की अवस्था हो जाती है, तब उनमें जड़ें बन जाती, अच्छी तरह से बन चुकी होती हैं और उसमें जो है जड़ों में गांठें बनने लगती हैं। उन्हीं गांठों में वो गांठें राइजोबियम बैक्टीरिया के रहने की जगह है, वो उन गांठों में रहता है और वातावरण से नाइट्रोजन जो है वायुमंडल से अवशोषित करके हमारे जड़ों में फिक्स करता है। इससे फ़ायदा क्या है, एक तो हमारी फसलों को निरंतर नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से मिलती रहती है, जिससे उनकी बढ़वार, फूल आना, फलत, रोगों के प्रति अवरोधक क्षमता, कीटों के प्रति अवरोधक क्षमता, ये तमाम फायदे हैं। इससे हमारी जो है फसलें मजबूत होती हैं और फसल कटने के बाद जो अवशेष हमारी जड़ें रह जाती हैं, उनसे हमारी ज़मीन को भी आवश्यकता के अनुरूप और बहुत कभी कभी ज़्यादा मात्रा में विभिन्न फसलें जैसे सेंजी है, ढैंचा है, हरी खाद के रूप में, या उड़द, मूंग, अरहर, चना, मटर, मसूर, विशेष तमाम प्रकार की जो हम फसलें उगाते हैं दलहनी, तो 20 किलो से लेकर के 120-150 किलो तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है हमारी दलहनी फसलें ज़मीन में अपनी फसल करने के बाद भी छोड़ जाती हैं। इसीलिए जब फसल चक्र की बात की जाती है तो कहा जाता है कि फसल चक्र में एक दलहनी फसल का जरूर से जरूर समावेश करें, जिससे कि हम अधिकतम अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो जो दलहनी फसलों की बात है वो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि हमको कितनी जो है नाइट्रोजन की या प्रोटीन की रिक्वायर है। जो हमारे आंकड़े कहते हैं उसके हिसाब से पर कैपिटा रिक्वायरमेंट ऑफ पल्सेस अकॉर्डिंग टू ICMR इज 150 ग्राम पर कैपिटा पर डे and according to FAO Food Agricultural Organization 140 ग्राम
per capita per day is needed to be a healthy man। यानी कि जो हमारा ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो कहता है कि यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 ग्राम दाल खाए, या FAO का जो एक आकलन है कि प्रति व्यक्ति 1 से 140 ग्राम दाल प्रति व्यक्ति अगर प्रतिदिन खाता है तो वो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए, रोगों के प्रतिरोधक क्षमता के साथ वह अपना सुचारू रूप से जीवन बिता सकता है। लेकिन हमारे देश की स्थिति क्या है दलहनी फसलों की उपलब्धता के बारे में, इसको भी आपको जानना जरूरी है। हमारे यहाँ जो है, इन इंडिया पल्स प्रोडक्टिविटी इज मच लोअर देन अदर पल्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इंडिया नीड टू इम्पोर्ट पल्सेस to the tune of 2 million metric tons every year. Approximately it costs 3,000 crores to meet its domestic requirement। यानी कि 3,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हम सिर्फ दालों के आयात के लिए खर्च करते हैं। लगभग 2 मिलियन टन जो है दाल हम बाहर से विदेशों से आयात करते हैं अपने भारत के लोगों की क्षुधा पूर्ति और प्रोटीन पूर्ति के लिए। यानी कि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है और स्कोप भी है। इसके जो ये कम हमारा दालों के उत्पादन के स्तर है, स्थिति है, उसके हिसाब से द डिक्रीजिंग पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस फ्रॉम 69 ग्राम इन 1961 to 34.5 ग्राम इन 2010 in the country has been a serious concern। यानी कि जो हमारा देश है, इस भारत में हमारे 1961 में जब पहली बार जो आकलन किया गया उसके हिसाब से लगभग 69 ग्राम यानी कि 69 ग्राम प्रति व्यक्ति 69 ग्राम दाल उपलब्ध थी। लेकिन आबादी निरंतर बढ़ती चली जा रही, मैनी फोल्ड्स, 3 से 4 गुना आबादी 1961 के बाद से 3 गुना लगभग बढ़ चुकी है। और वर्तमान में दलहन प्रोडक्शन बढ़ा जरूर है लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। तो जो 2010 में आकलन किया गया उसके हिसाब से 34.5 ग्राम मात्र दाल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है। इसका मतलब ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि दलहनी की फसलों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए और दालों की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बढ़े, जिससे कि हम जो भारतवासी हैं वो कुपोषण का शिकार ना हो और उनके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो। एट प्रेजेंट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेज इन इंडिया इज ओनली 47 ग्राम पर कैपिटा पर डे। यानी कि आप समझ लीजिए कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आज की स्थिति में जो आकलन है लगभग 47 ग्राम दाल उपलब्ध है। यानी कि 2010 के बाद प्रोडक्शन दालों का निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है, लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है, 2 गुना के आसपास। लेकिन अभी भी जो हमको आवश्यकता है FAO के अनुसार 140 ग्राम या ICMAR के अनुसार 170 ग्राम प्रति व्यक्ति, ये बहुत कम है। एक दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारे भारत में जो और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो जो विभिन्न दालें हैं उसमें अरहर सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में या उत्तरी भारत में खाई जाने वाली दाल है। तो इसकी जो है जो क्षेत्रफल है लगभग ये है 44.29 लाख हेक्टेयर भारत में, और उत्तर प्रदेश में 2020 में है 2.85 लाख हेक्टेयर। इसी प्रकार जो उत्पादन है 2020 में वो अरहर का है 35.69 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 3.09 टन। जहाँ तक उत्पादकता की बात है वो अरहर की उत्पादकता हमारे देश के स्तर पर 806 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो है 1084 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी कि अरहर के मामले में हमारी उत्पादकता तो देश के जो आंकड़े हैं उनसे ज़्यादा है, परंतु अन्य फसलों में काफ़ी कम है। जैसे कि उड़द में जो उत्पादकता है, उत्पादन क्षमता है, उत्पादकता वो लगभग 553 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है पूरे भारत की, और उत्तर प्रदेश में मात्र 410 किलोग्राम। यानी कि हम उड़द में
अपनी उत्पादकता नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसी प्रकार मूंग की जो उत्पादकता है वो 441 किलोग्राम है, जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 286 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसको बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ दलहन के उत्पादन में अगर हम भारत का पूरा देखें तो लगभग 128.88 लाख हेक्टेयर में हमारी दलहनी फसलों, इसमें अरहर, उड़द, मूंग और अन्य दालों की खेती होती है, जबकि उत्पादन 76.49 लाख टन होता है और औसत सभी दालों की उत्पादन की जो हमारी उत्पादकता है वो 593 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब जहाँ तक बात आती है दलहनी फसलों का, आपको इसके बारे में जाना कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है जानना है कि क्या हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात जो है, इसको आप देखें क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है दिस इज अ ग्रेटर अवेयरनेस अमंग द फार्मर अबाउट टू यूज ऑफ critical input like irrigation, fertilizer and agrochemicals is helping in enhancing the productivity. The importance of some of non-monetary inputs यानी कि low cost inputs like timely sowing with adequate plant stand, inoculation with rhizobium culture, seed treatment with fungicide and weed management also increases crop productivity. Sowing parameters: seeds should be pure, free from diseases, improve the seeds, and physical damage with approximately up to 95% viability. The seed rate should be enhanced by 15 to 20%. If sowing is delayed in Utera cropping, in rice fallows, then definitely seed rate is to be enhanced. Sowing time, spacing, seed rate, plant population, fertilizer management, weed management, water management and pest management playing an important role in increasing the productivity of pulses. यानी कि जैसा कि आपको बताया बहुत सारे मॉनिटरी इनपुट्स होते हैं, बहुत नॉन मॉनिटरी मतलब टाइमली सोइंग। उदाहरण के तौर पर यानी कि आपको बुआई तो करनी ही है, तो अगर बुआई करेंगे चाहे हाथ से करें, चाहे नाई से बैल के पीछे करें, नाई चोंगा द्वारा, या सीड ड्रिल से करें, खर्च तो आपका उतना ही आना है। लेकिन समय से बुआई, जैसे कि खरीफ की फसलें कहा जाता है आफ्टर फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मानसून रेन्स, पहली जब बरसात हो जाए उसके बाद ओट आने पर बुआई कर देनी चाहिए। अगर आप विलंब करेंगे तो बुआई करने में खर्च वही आएगा। ऐसे रबी के मौसम में जिन फसलों के लिए रिकमेंडेशन है कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच बो दें, यदि आप बुआई करेंगे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच तो आपका उत्पादन अधिक होगा। अगर आप 15 नवंबर के बाद 30 नवंबर और दिसंबर में बुआई करते हैं तो जो समय से बोई जाने वाली फसल की प्रजाति है निश्चित तौर पर आपका उत्पादन घट जाएगा, लेकिन बुआई की लागत वही बनी रहेगी। यानी कि नॉन मॉनेटरी इनपुट्स है टाइमली सोइंग। इसी प्रकार जो भी कल्चरल ऑपरेशंस, ऑल द कल्चरल ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन कल्टीवेशन ऑफ एनी क्रॉप आर नॉन मॉनेटरी। मीन्स जैसे अभी आपको बताया समय से बुआई, समय से सिंचाई, समय से खरपतवार नियंत्रण, समय से उर्वरक का प्रयोग, समय से आपके जो है कीटनाशी खरपतवारनाशी का उपयोग करना है आपको तो समय से करिए। समय का उपयोग करके नॉन मॉनेटरी इनपुट के रूप में इसका बहुत अच्छा किसान भाई हमारे लाभ उठा सकते हैं। और प्रयास करें कि जो है बुआई किसान भाई हमारे, और हमको सभी को बताना चाहिए जब भी मौका मिले कि वो लाइन से लाइन में और पौधे से पौधे की दूरी निरंतर बरकरार रखें, सही जो उनको अनुपातिक संस्तुत की गई, जिससे कि अगर फसल की जो प्लांट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, प्लांट पॉपुलेशन अगर उचित होगी तो निश्चित तौर पर जो उत्पादन क्षमता हमारे सभी फसलों की बढ़ जाएगी। दूसरा स्पेशल बात क्या है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय डिफरेंट पल्स क्रॉप बहुत हमारी देखिए करती है। हमने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें जो राइजोबियम फसलों की जो कल्चर है उसका बुआई से पूर्व बीजोपचार हमारी दलहनी फसलों में करना अति आवश्यक है। आप देखिए बहुत सारी विशेष फसल जैसे अभी हम बात कर रहे थे फिक्सेशन की, तो जो अरहर है लगभग वो 41 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चना 23 से
97 किलोग्राम प्रजाति के हिसाब से, मसूर 41 से 80 किलोग्राम, मटर लगभग 40 से 45 किलोग्राम, मूंग 50 से 65 किलोग्राम और उड़द ये तो 120 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। यानी कि यदि प्रोडक्शन हमको अच्छा लेना है तो राइजोबियम कल्चर से हम बीज का बोने से पूर्व उपचार अवश्य करें। ये आपको पता ही होगा कैसे किया जाता है। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात आपकी 120 उपचार हो गई। इसके बाद दूसरी बात क्या करते हैं, ये उचित समय में उचित नमी में बुआई करें जिससे अंकुरण हमारा अच्छा हो। बीज की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि उसका जर्मिनेशन 90% से ऊपर हर हाल में हो। जब हमारी फसल की जब अंकुरण अच्छा होगा तो पौधों की संख्या अच्छी होगी। समान दूरी पर लाइनों में बुआई करें, संस्तुत दूरी पर। संस्तुत उर्वरक की मात्रा, देखिए उर्वरक की मात्रा दलहनी फसलों में बहुत कम पड़ती है। चना जो आपकी इसमें खरीफ की फसलों की बात आती है, तो यहाँ हम खरीफ की फसलों की बात करेंगे। तो इसमें आपको देखिए अरहर, उड़द, मूंग तीनों फसलों में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर और 20 किलोग्राम जिंक, ये प्रति हेक्टेयर की दर से मात्र अगर उपयोग करते हैं, बहुत कम मात्रा है ये, तो हमारी फसल का उत्पादन आदर्श प्राप्त हो जाता है। बशर्ते जो आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले जब आप पूरी खेती में देखिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का कहाँ महत्व है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का मतलब आपने समतल जिसमें जल भराव ना हो वो खेत का चुनाव किया। दूसरी तकनीकी क्या है, हमने गुणवत्ता युक्त उन्नतशील प्रजातियों का बीज लिया जिसका कि बीज शोधन और बीज उपचार करना। बीज शोधन फफूंदी जनित रोगों से बचाने के लिए जैविक रूप से करना है तो ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम, और रसायन से यदि करना है तो 2 ग्राम थीरम अथवा 2 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति किलोग्राम बीज से शोधित कर लें। और ये FIR के क्रम में किया जाता है। हमारे आप पढ़ चुके होंगे पिछले कक्षाओं में। FIR का मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, देन राइजोबियम। तो पहले आप फफूंदी नाशक से कर लें, इंसेक्टिसाइड से आवश्यकता है तो कीटनाशक से कर लें, और नहीं तो राइजोबियम कल्चर से प्रति 10 किलोग्राम बीज के हिसाब से 1 पैकेट कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ ही फास्फेटिका PSB कल्चर का भी प्रयोग करें जिससे कि फास्फोरस की उपलब्धता भी बढ़ जाए। इसकी विधि क्या है, आधा लीटर पानी में 100 से 50 ग्राम गुड़ या शक्कर का घोल बना करके उबाल लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाए घोल तो इस घोल में 1 पैकेट राइजोबियम का डाल दीजिए, 1 पैकेट PSB कल्चर का डाल दीजिए। इसको मिला लें और किसी पक्की फर्श में, पॉलीथीन में, प्लास्टिक की बाल्टी में 10 किलो बीज में यह मिश्रण मिला के हल्के हाथों से छाया में सुखा लें। यह प्रक्रिया बुआई से आपको 3 से 4 घंटे पूर्व कर लेनी चाहिए जिससे कि बीजों में ये अच्छी तरह से लिपट जाए और हमारे बीज आपस में चिपके नहीं। इस हद तक छाया में सुखा भी ले बुआई से समय मिल जाए कि बुआई के समय बीज आपस में चिपके नहीं। इस प्रकार यदि हम बुआई करते हैं तो हमारे बीजों का जमाव और उत्पादन बहुत जड़ती गांठें बहुत अच्छी बनती हैं और हमारी फसल स्वस्थ और अच्छी उत्पादन देती है। जब हम बीज बुआई कर लेंगे तो उर्वरक की मात्रा बता ही दी आपको। सिंचाई सभी दलहनी फसलों में तीनों में वर्षा यदि हो रही है तो शुरुआत में कोई आवश्यकता नहीं, अन्यथा फूल आते समय और फली में दाना भरते समय 2 अवस्थाएं ऐसी हैं जो अरहर, उड़द, मूंग में खरीफ में मौसम में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। इस समय बुआई अवश्य करें यदि नमी नहीं है। यदि उसमें खरपतवार हैं तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पेंडीमेथिलीन नामक जो अंकुरण पूर्व ये शाकनाशी है जिसको कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं, इसका प्रयोग करें 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पेंडीमेथिलीन का, तो हमारे खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद उड़द, मूंग छोटी अवधि की फसलें हैं, इनमें 2 निराई, एक पहली 20 से 25 दिन की अवस्था में और दूसरी 40 से 45 दिन की अवस्था में यदि कर दें तो हमारी खरपतवारों का भी नियंत्रण पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त ढंग से हो जाता है जिससे कि हम कर सकते हैं। ये जो हमारी विशेष प्रकार की तमाम सारी तकनीकी हैं। यह पेस्ट इंसेक्ट मैनेजमेंट का आपको मालूम ही क्या क्या तरीके हैं कि क्या करेंगे आप गर्मियों की गहरी जुताई कर दें जिससे खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण, फफूंदी नियंत्रण सभी चीज़ें हो जाती हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग करें कि फसल में अगर कीड़े दिख रहे हैं तो कीड़ों की दवा डालें, यदि आपको रोग बीमारी दिख रही है तो रोग बीमारी की दवा डालें। और इसके बाद समय समय पर हमको फसल का अवलोकन करना अति आवश्यक है। कहते हैं ना पौधे बात करते हैं,
यदि आप फसल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनको पानी की आवश्यकता है, उनमें कीड़े लग रहे हैं तो कीड़े की दवा डालनी है। आप साधारण तरीके से जैसे आप सुबह खेत में गए और फसल आपको लहलाती मिल रही बहुत बढ़िया, और वही तेज़ धूप में जब आप शाम को 5-6 बजे गए, दिन भर धूप रही तो पौधों की पत्तियां लटक जाती हैं। इससे पता चलता है, इसको टेम्परेरी विल्टिंग कहते हैं, कि पौधे की पत्तियां लटक करके सूख करके हल्का सा झुकाव हो करके वो इशारा करती हैं कि अब हमको पानी की आवश्यकता है। इस प्रकार आप जो फसल प्रबंधन की तकनीकी है पल्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए मुख्य रूप से अच्छी ज़मीन का चुनाव, अच्छे बीज का चुनाव, बीज शोधन, बीज उपचार, संतुलित मात्रा में उर्वरक, सिंचाई, कीट प्रबंधन, जल प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन करके ये पल्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्पादन के लिए, इसको अपनाएं, जिससे कि हमारी जो बताई गई पहले मात्रा है कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितनी दाल उपलब्ध हो, 150 ग्राम के आसपास, ये सभी लोग प्राप्त कर सकें। हमारे जो छात्र हैं इसको अच्छे से याद कर लें, और जब कभी कोई समस्या हो तो ज़रूर इस प्रकार के जो नोट्स हैं, हमारे लेक्चर हैं, इनको आप सुने और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें। धन्यवाद।